आज के इस विश्लेषण में हम देश के सबसे बड़े मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के पूरे सिस्टम के फेल होने की कहानी पर बात करेंगे। यह सिर्फ एक एग्जाम कैंसिल होने की बात नहीं है, बल्कि उस भरोसे के टूटने की कहानी है जो लाखों युवा इस सिस्टम पर करते हैं। हम बात कर रहे हैं उसी चर्चित नीट एग्जाम क्राइसिस की। कहानी शुरू होती है 2 मई की रात से। एग्जाम से बस एक दिन पहले केरल के एक मेडिकल स्टूडेंट ने राजस्थान के सीकर में रहने वाले अपने पिता को व्हाट्सएप पर एक फाइल भेजी और साथ में जो मैसेज लिखा ना, वो रोंगटे खड़े करने वाला था। मैसेज था, ये वही 300 सवाल हैं जो कल के नीट पेपर में आने वाले हैं। कोई अफवाह नहीं, बिल्कुल सटीक जानकारी। और यहीं से इस पूरे बड़े स्कैम के धागे खुलना शुरू होते हैं। जरा इस नंबर की गहराई को समझिए। 22 लाख। इस एक व्हाट्सएप मैसेज ने रातों रात 22 लाख कैंडिडेट्स के भविष्य को अधर में लटका दिया। ये कोई मामूली टेस्ट तो है नहीं, ये वो एग्जाम है जिससे हमारे देश के फ्यूचर डॉक्टर्स तय होते हैं, जिनके हाथों में कल हमारी और आपकी जान होगी। धांधली का स्केल इतना बड़ा था कि देश के इतिहास में पहली बार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए को पूरा का पूरा नीट एग्जाम ही कैंसिल करना पड़ गया। तो चलिए आज के इस विश्लेषण का रोड मैप सेट कर लेते हैं। हम इस पूरे मामले को 5 हिस्सों में डिकोड करेंगे। सबसे पहले द व्हाट्सएप मिस्ट्री, फिर नासिक से सीकर तक फैले नेटवर्क की तहकीकात, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन और सिस्टम फेलियर की सच्चाई, फिर इस मामले के पॉलिटिकल कनेक्शंस और आखिर में सबसे जरूरी पहलू द ह्यूमन कॉस्ट। तो बिना किसी देरी के सीधे डाइव इन करते हैं हमारे पहले हिस्से में, द व्हाट्सएप मिस्ट्री, वो घटना जिसने इतने बड़े स्कैम का पर्दाफाश किया। अब देखिए एग्जाम के अगले दिन सुबह क्या होता है। उस पिता ने एक कोचिंग टीचर के साथ बैठकर असली नीट पेपर को उस व्हाट्सएप वाले लीक्ड डॉक्यूमेंट से मैच करना शुरू किया, और जो रिजल्ट सामने आया वो सच में दिमाग हिला देने वाला था। 180 में से पूरे 135 सवाल बिल्कुल परफेक्टली मैच कर रहे थे। बायोलॉजी के 90 में से 90 और केमिस्ट्री के 45 में से 45 सवाल। और कमाल की बात यह है कि ये सारे सवाल एक अनब्रोकन सीक्वेंस में थे। मतलब एक कॉमा या फुल स्टॉप भी इधर से उधर नहीं। ये कोई तुक्का या लकी गेस हो ही नहीं सकता था। ये सीधे सीधे ओरिजिनल एग्जाम पेपर की एक एग्जैक्ट कॉपी थी। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, द नासिक टू सीकर नेटवर्क। आखिर ये पेपर इतनी सिक्योरिटी के बीच बाहर कैसे आया और किन किन रास्तों से गुजरा? ये पूरा ऑपरेशन किसी हॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं था, बहुत ही ज्यादा सोफिस्टिकेटेड। शुरुआत होती है महाराष्ट्र के नासिक से। वहां की एक प्रिंटिंग प्रेस से पेपर चुराया गया और पकड़े जाने से बचने के लिए उन्होंने मोबाइल कैमरे का नहीं बल्कि हाई डेफिनेशन स्कैनर का इस्तेमाल किया और डेटा को एक शैडो सर्वर के जरिए ट्रांसफर किया। वहां इसकी शुरुआती कीमत लगी करीब 1 लाख रुपए। फिर यह पेपर पहुंचा गुड़गांव, जहां इसकी कीमत हो गई 15.5 लाख रुपए। एग्जाम से करीब 1 हफ्ते पहले राजस्थान में यही पेपर 30 लाख रुपए में बेचा गया और आखिर में सीकर में एक एजेंट ने इसे 5.5 लाख रुपए में खरीदा और 700 से ज्यादा स्टूडेंट्स में बांट दिया। तो आप देख सकते हैं ये कोई छोटा मोटा लीक नहीं था, बल्कि करोड़ों रुपयों का एक मल्टी स्टेट कॉर्पोरेट लेवल ऑपरेशन था। और गुड़गांव वाले सिंडिकेट की चालाकी तो देखिए। उन्होंने सीधे सीधे असली पेपर आगे नहीं बढ़ाया। उन्होंने 120 असली सवालों को लिया और उन्हें 290 बाहर के फर्जी सवालों के साथ मिक्स कर दिया, यानी टोटल 410 सवालों के एक भारी भरकम गेस पेपर तैयार कर दिया। ये इतना ब्रिलियंट कैमोफ्लाज था कि अगर किसी के हाथ ये पेपर लग भी जाए तो उसे यही लगेगा कि यार ये तो किसी कोचिंग सेंटर का आम गेस पेपर है, किसी को असली लीक का शक ही ना हो। अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे निराशाजनक हिस्से पर, इन्वेस्टिगेशन एंड सिस्टम फेलियर। कैसे सिस्टम ने सच को नकारने की कोशिश की। इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन की डिटेल्स सच में हैरान करने वाली हैं। जब उस पिता ने सीकर पुलिस में कंप्लेंट की तो उन्होंने इसे बस एक अफवाह कहकर टाल दिया। फिर जब मामला एनटीए और स्टेट स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप यानी एसओजी तक पहुंचा तो हमारे अपने ही सरकारी संस्थानों के बयान एक दूसरे से बिल्कुल नहीं मिल रहे थे। एक तरफ एसओजी के एडिशनल डायरेक्टर जनरल का साफ कहना था कि पेपर हफ्तों पहले लीक हुआ और जमकर फॉरवर्ड हुआ है। वहीं बिल्कुल इसके उलट एनटीए के डायरेक्टर जनरल ने कह दिया कि कोई लीक हुआ ही नहीं है। उनका तर्क था कि बस एक पीडीएफ सर्कुलेट हुई है और 135 सवाल मैच होने का मतलब फुल लीक नहीं होता। और तो और नासिक के डीसीपी ने इन सारी बातों को सिरे से बेसलेस बता दिया। ये भारी विरोधाभास साफ दिखाते हैं कि अंदरूनी तौर पर हमारा सिस्टम कितना डिफेंसिव और खोखला हो चुका था। और सबसे बड़ी ट्रेजेडी तो ये है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ। 2024 के नीट एग्जाम का पैटर्न भी बिल्कुल ऐसा ही था।
वही पेपर का सर्कुलेशन, बिना किसी लॉजिक के बांटे गए ग्रेस मार्क्स, 67 स्टूडेंट्स के परफेक्ट स्कोर, और इतने बवाल के बाद भी कोई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म नहीं, किसी की कोई जवाबदेही तय नहीं हुई। इसी नाकामी की वजह से तंग आकर लोगों ने एनटीए को एक नया नाम दे दिया, नेशनल टैंपरिंग एजेंसी। और सच कहें तो लोगों का ये गुस्सा बिल्कुल जायज़ लगता है। अब चलते हैं चौथे हिस्से पर, पॉलिटिकल कनेक्शंस। इस नेटवर्क में कुछ ऐसे नाम हैं जो जांच पर कई सवाल खड़े करते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक राजस्थान में 30 लाख रुपए में पेपर खरीदने वाले दिनेश बीवाल के इर्द गिर्द कुछ ऐसे तथ्य सामने आए हैं जिन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता। बताया जाता है कि वो बीजेपी यूथ विंग के मेंबर हैं, उनकी राजस्थान के एजुकेशन मिनिस्टर के साथ तस्वीरें भी मौजूद हैं और वो चुनावी कैंपेन करते भी नजर आए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि उन्हें एग्जाम से 1 महीने पहले ही लीक की जानकारी मिल गई थी। और इत्तेफाक देखिए, उनके परिवार के 4 बच्चों ने पिछले साल ही नीट क्लियर किया था। हम यहाँ किसी पर सीधा आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन ये सारे संयोग इतने अजीब हैं कि जांच एजेंसियां इन सभी कड़ियों और राजनीतिक संबंधों की बारीकी से जांच जरूर कर रही हैं। और अब हमारे आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से की बात करते हैं, द ह्यूमन कॉस्ट, वो भारी कीमत जो आम छात्रों को चुकानी पड़ती है। इन सारी प्रशासनिक नाकामियों और पॉलिटिकल ड्रामे के बीच एक बात जो कहीं दब जाती है, वो है री एग्जाम की मानसिक और भावनात्मक कीमत। ये कीमत आखिर कौन चुकाएगा? उन 22 लाख कैंडिडेट्स के दर्द का अंदाजा लगाइए जिन्होंने महीनों तक अपनी नींद दांव पर लगाई, अपना खून पसीना एक किया, जिनके परिवारों ने अपनी जीवन भर की गाड़ी कमाई कोचिंग फीस में झोंक दी। एक करप्ट सिस्टम ने उनकी सारी मेहनत को एक झटके में जीरो कर दिया। इस मेंटल टॉर्चर की भरपाई तो दुनिया की कोई भी चीज नहीं कर सकती। ऐसे अनिश्चित और डरावने माहौल में सबसे प्रैक्टिकल सलाह यही दी जाती है कि जिंदगी में हमेशा एक प्लान बी होना चाहिए। किसी एक अकेले एग्जाम के भरोसे अपना पूरा फ्यूचर टिका देना आज के समय में एक बहुत बड़ा रिस्क है। आज के दौर में दर्जनों बेहतरीन नॉन ट्रेडिशनल फील्ड्स मौजूद हैं, जैसे डेटा साइंस, UI/UX, सस्टेनेबिलिटी, कंटेंट क्रिएशन या स्पोर्ट्स एनालिटिक्स। मूल मंत्र यही होना चाहिए कि सिर्फ सक्सेस के पीछे भागने के बजाय अपने काम में एक्सीलेंस हासिल करने पर फोकस किया जाए। रास्ते और भी बहुत है। इस पूरे केस को समझने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। क्या हमारा मौजूदा एजुकेशन सिस्टम सच में टैलेंट और एक्सीलेंस को जन्म देता है, या फिर ये सिर्फ उन लोगों को इनाम दे रहा है जो अपने पैसे और पावर के दम पर इस पूरे सिस्टम को ही बाईपास कर सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको मिलकर बहुत गंभीरता से सोचना होगा। इसी विचार के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म होता है। चीज़ों को गहराई से समझते रहिए और हमेशा एक कदम आगे की सोचिए।